काजल ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना महामारी के तूफान से पूरी तरीके से लड़ रही है। दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन भी 28,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा संकट दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर हो गया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसके कारण मरीजों की जान पर बन आई है। और इस महासंकट के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक होने जा रही है। और वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सुबह 9 बजे तक की ऑक्सीजन की स्थिति को देखें तो यहां पर 4500 क्यूबिक मीटर प्राइवेट वेंडर से 6000 क्यूबिक मीटर से आया है। और आपको बता दें कि अस्पताल की कुल जरूरत जो है वो 11,000 क्यूबिक मीटर है। अभी जितनी ऑक्सीजन है वो 24 घंटे तक चल पाएगी। इसके अलावा यही हाल देश के अन्य शहरों का भी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर तरफ ऑक्सीजन की मारामारी है। कहीं ऑक्सीजन की चोरी हो रही है तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इन सब के अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पर 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच में महाराष्ट्र में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि इस वक्त राज्य को सख्त लॉकडाउन की जरूरत है ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। और इस बारे में राज्य सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर 1 या फिर 2 दिन में फैसला हो सकता है। उधर दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है और इसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं। में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले 1 हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। तो इस समय पूरा देश ऑक्सीजन मांग रहा है। अस्पतालों में बेड्स की किल्लत पूरी तरीके से है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है, अस्पतालों में बुरा हाल है, पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर की स्थिति एक जैसी देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। लगभग कई राज्यों में और कई शहरों में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तलवार लटकी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फैसला कुछ ही देर में महाराष्ट्र से भी आ सकता है कि तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो कि लग सकती हैं। अब तक महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था, तमाम ऐसी पाबंदियां थी जो कि लगी हुई थी, लेकिन कोरोना केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते ये जो पाबंदियां हैं आज और ज्यादा सख्त हो जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी 6 दिनों का लॉकडाउन है। परिवहन सेवा वहां पर लगातार चल रही है, लेकिन कोरोना की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। बेड्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मरीज तड़प रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है। और जब कोरोना से मौत हो रही है तो शमशान घाट में भी उनको दफनाने के लिए इस समय जगह नहीं है, क्योंकि इतने मरीजों की एक दिन में मौत हो रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े। रमन मलिक बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। कुंवर यादव कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी, आपसे शुरुआत करूंगी। देश ऑक्सीजन मांग रहा है। देखिए, अगर देश ऑक्सीजन मांग रहा है तो देश के लोग भी ऑक्सीजन देश के
विभिन्न सरकारें जो सकारात्मक हैं, जो देशवासियों के लिए जीवित हैं, वो काम कर रही हैं। उदाहरण देता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उदाहरण देता हूँ हरियाणा के अंदर। जिस प्रकार से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जब अपने आप कोरोना से भी संक्रमित थे, फिर भी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग अरेंज करी और 10 दिन के अंदर 10 फैसिलिटी ऑक्सीजन की बनाने की बात करी और साथ में उनमें से कुछ चालू भी हो चुकी हैं, जिनकी कैपेसिटी अंदाजन 20,000 लीटर रोज की है। तो मैं ये सामने आपके रखता हूँ। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर भी पानीपत रिफाइनरी के अंदर जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी ने काम करवाया और आज ऑक्सीजन वितरण हो रहा है। आपको ये बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले एक जो सूचना आई हमारे पास, हमने फरीदाबाद के लिए पानीपत रिफाइनरी से ऑक्सीजन का टैंकर भेजा था, जो कि रास्ते के अंदर दिल्ली सरकार ने लूटा है। और अब से हमने निर्णय करा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ सरकार जो सप्लाई हो रही है उसके साथ पुलिस की भी गाड़ियां जाएंगी। इस प्रकार की हरकतें जब करते हैं तो ये पूछना चाहिए इन मुख्यमंत्रियों से कि जब आप बैठ के अपनी लिस्ट बना रहे थे, और मेरे पास इस समय लिस्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जी अप्रैल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने अपना एक चार्ट बनाया जाता है कि किस स्टेट को कितनी रिक्वायरमेंट है, और ये मेरे पास उस ऑफिशियल चिट्ठी की एक प्रतिलिपि है। अब मैं आपसे ये बता दूं कि महाराष्ट्र ने अप्रैल 20 तारीख तक के लिए जो फोरकास्ट रखी थी वो 15,000 किलोमीटर मेट्रिक टन थी। अप्रैल 25 के लिए 1750, अप्रैल 30 के लिए 2,000 किलोमीटर मेट्रिक टन की दी थी। और इसी प्रकार से सारे चेंज हैं जो कि दिया हुआ है। तो ये जो दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री हैं या महाराष्ट्र में हैं या दूसरे स्थानों पे हैं, ये क्यों नहीं अपने आप कर सकते हैं? बिल्कुल रमन जी, एक काउंटर क्वेश्चन सुनिए। प्रियंका गांधी कहती है कि 8 से 9 महीने का वक्त सरकार को मिला लेकिन पूर्ति नहीं कर पाई सरकार। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको अपने आप भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले, जो मैडम आपको इतना वक्त मिला कि आप अपने आप को और अपने भाई को ये समझा सकती कि आप टीका लगाएं, आपने टीका क्यों नहीं लगवाया? 45 साल का जिस दिन खुला और आप एक पब्लिक डोमेन में रहते हैं, आपने क्यों नहीं लगवाया? बेचारे मनमोहन सिंह को पता नहीं किसने जाके कंटेमिनेट कर दिया कोविड से, उनको तो टीके भी लगे थे लेकिन बेचारों की उम्र इतनी बड़ी है। ये जो बातें हैं ना, ओछी राजनीति करने का इस समय नहीं है। इस समय सिर्फ एक चीज का है कि पूरे देश के लोग एकजुट होके इस भारत के ऊपर जो विकराल कोरोना का भाव आया हुआ है, पक्ष आया हुआ है, इससे लड़े, इंसान की मदद करे, जहां कमी वहां हम पहुंच के एक दूसरे की मदद करके जंग को जीते। बिल्कुल। कुमार यादव जी, राजनीति करने का वक्त बिल्कुल नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। अब ये वो वक्त है, सबको एकजुट होकर एक साथ आकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो ना तो सत्ता पक्ष को देखती है, ना ही विपक्ष को देखती है, ना गरीब को देखती है और ना अमीर को देखती है। सबको एक साथ आकर लड़ना होगा, राजनीति का वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कुंवर सिंह पटेल हूँ मध्य प्रदेश से जी। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदा जाए। पिछले साल जनवरी में कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी। आपने एयरपोर्ट दिया होता तो आपने नमस्ते ट्रंप किया, फिर साल भर आप ताली बजाते रहे, थाली बजवाते रहे। उस पर आपने क्या किया? 17 साल तुम्हारे पप्पू ने क्या करा? अरे लीजिए, आप सुनने की भी आदत डालिए। आप बोल रहे थे हमने थोड़ी टोका आपको, आप भी सुन लीजिए। क्या सुनने की आदत बीमारी है क्या बीजेपी वालों को सुनने? तो 17 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, एक भी ऑक्सीजन का प्लांट आपने क्यों नहीं लगाया? आपने सरकार बना ली कोरोना के लिए, तो कमलनाथ जी ने कहा कोरोना महामारी है, आप रुकिए। तब तो शिवराज सिंह जी ने कहा कोरोना एक सर्दी जुकाम है, कोई बीमारी नहीं है। अरे सर्दी जुकाम है, बीमारी नहीं है, तो अब लोग कैसे मर रहे हैं? आपने ऑक्सीजन के प्लांट 17 सालों में बीजेपी और शिवराज की सरकार है क्यों नहीं लगाया?
आपने 44 लाख टीके बर्बाद हो गए। आप कहते हैं राहुल गांधी को सीरियस नहीं लीजिए। नरेंद्र मोदी जी कौन सा सीरियस रहे? अगर ताली नहीं बजवाते, भाभी जी का पापड़ नहीं लगवाते, रेल में आपने डबल तिबल 4 गुना किराया वसूला, आप जाके रैलियां कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम तो कोरोना में राहुल गांधी ने सीरियस नहीं करी रैली, है। राहुल गांधी सीरियस ने नहीं होते करी रैली, हालांकि उसके पास लोग ही नहीं आते देखने को। लेकिन अब मैं एक कार्यक्रम चीज आपसे पूछता हूँ भाई साहब, ये आपको पता था कि कोरोना कितना विकराल रूप लेने लगेगा? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, क्या कर रहे थे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बीजेपी पैसे के लेके बाहर से जो आ रहे थे सेनानी, उनको आ रहे हैं जो ये बाहर से हिंदुस्तान में आ रहे थे उनको खुला छूट रहे थे। इंजेक्शन वहाँ वसूली अघाड़ी के लोगों ने पैसे बरामद करे। उनका कोई रिश्तेदार क्वारंटाइन जो था उसमें रहने नहीं दिया लोगों को, बोला पैसे दो और घर जाओ। कर रहा ये फोटो है। जीबी और भारत चलाओ पार्टी के लोग। अरे ये बता दो ठीक है। जहाँ कुंवर जी मेरा सवाल सुनिए। ठीक है कुंवर जी मेरा सवाल सुनिए। अब मेरा सवाल सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप गठबंधन सरकार में हैं, वहां पर क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? वहां की सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? अब उनका सवाल ये है, आप केंद्र पर सवाल उठाते, वो राज्यों पर सवाल उठाते, राजनीति तो यही हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे अगर वहां पर जाके फडणवीस कहते हैं कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए, लोगों को पैसे देना चाहिए, यही तो सारे देश में लागू होता है। यदि मुंबई में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी सारी अकेले स्टेट की थोड़ी है। आपसे केंद्र से सहायता मांगी जा रही है। आप बंगाल चुनाव में जब से आपसे यदि कोई बात करना चाहता है तो प्रधानमंत्री जी बंगाल में अपने प्रचार में लगे। नरेंद्र मोदी अकेले इतना झूठ बोल रहे भैया टीवी पे बैठ के। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो ये कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के मरने पर नहीं गए थे, बोला हमको कोरोना है, और आज देखिए बंगाल में जाके चुनाव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दिखावा मत करिए। यदि आपको करना ही था, पटेल साहब एक चीज पूछूं, किया, देश को बांध दिया, मजदूरों को चला दिया, आपने लॉकडाउन करके, आपने दिल्ली में क्या हुआ और महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए? आपने मजदूर एक्ट में मैडम जरा इनसे ठीक है आपका सवाल मैं रमन जी के पास लेकर आती हूँ। रमन जी, अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा मत करिए, अब बचाना है तो लोगों की जान को बचाइए। सवाल उनका ये है। देखिए दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों लॉकडाउन के कगार पे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों जगह पे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं इन लोगों के ही या विपक्ष के हैं, क्या उसमें भाजपा का कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो सेंटर बनाएगा और प्रदेश की पॉलिसी प्रदेश बनाते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पहला एम्स मेरे ख्याल से 1977 में बना, उसके बाद 97-98 में आके श्रद्धेय अटल जी ने इसको एक और बनाने की कोशिश करी, जिसको अटल जी की सरकार जाते ही इन लोगों ने रोक दिया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके उपरांत 15 एम्स का काम चालू हुआ, जिसमें से कि 50% से ऊपर बन चुके हैं, काम चल रहा है। रमन मलिक जी, ऐसे फिर ऐसे हॉस्पिटल का क्या फायदा जब बेड्स ही नहीं है? 18,857 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारों में इलाज चालू हो चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आज के समय में कि आप हमारे ऊपर कुछ सवाल उठा रहे हैं साहब, आप ये बताइए कि क्या आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आपको ये पता था कि ऑक्सीजन की इतनी डिमांड आने वाली है? हर पंजाब में, उधर छत्तीसगढ़ में, किसको पता था और किसको नहीं पता था? ब्रेक के लिए रुकना होगा और इसी सवाल से वापस लौटेंगे। अगर केंद्र से सवाल पूछा जाता है तो वो राज्यों पर टालते हैं, राज्यों से सवाल पूछा जाता है तो वो केंद्र पर टालते हैं। लेकिन कोरोना कैसे रुकेगा, इसका समाधान किसी के पास नहीं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिंह
ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਗੁਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन देश की राजधानी में लगा हुआ है और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर भी गहमा गहमी लगातार चल रही है क्योंकि पाबंदियां आज और ज्यादा सख्त हो सकती हैं। कोरोना कैसे रुकेगा इसकी टेंशन सबको है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, रेमडेसिविर की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, अस्पतालों में बेड नहीं है। बहुत बुरा हाल देश में इस समय देखने को मिल रहा है। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी, आप अपना सवाल पूछ रहे थे, उसको पूरा करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी, मैं यही बोल रहा था कि इसको समझना पड़ेगा कि इस समय जो देश में हालात हैं कहां से शुरू हुआ, ये हम आराम से जिस समय ये महामारी खत्म होगी उस समय हम बैठ के आकलन कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं और वहां पे भी ये निकलेगा कि कहां कहां कौन कौन से प्रदेश में ये जो एक गलती हुई कि ढील ज्यादा दे दी गई वो कहां कहां थी वो सामने आ जाएगा। लेकिन आज जो जरूरत है वो ये है कि हर व्यक्ति जो सामाजिक रूप से एक्टिव है वो मिल के प्रशासन का, सरकार का भी नहीं, प्रशासन का मदद करे और प्रशासन हर एक व्यक्ति को जो अवेलेबल संसाधन है उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये होता है राष्ट्र निर्माण की बात। लेकिन आज जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक नेगेटिविटी को है। हम कर लेंगे ना साहब, आप गालियां दे देना हमको, आप प्रधानमंत्री को गालियां दे देना, मन खुश कर लेना, वो सब चलता है। लेकिन आज के समय में सारा मानस एक साथ होके इस विषय को संभालने के लिए भारत को के साथ खड़े होने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी देर बोलना चाहें बोलें और मैं उसका एक एक का जवाब आपको दे सकता हूं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल ठीक है। कुंवर जी, अब वो कह रहे हैं कि आपको राजनीति करनी है तो करिए, लेकिन उनका कहना यही है कि सब लोग एक साथ आ जाइए और एक साथ आकर इस कोरोना से लड़ाई को लड़िए। सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर एक साथ आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हो पाएगा ऐसा हमारे देश में? आज विश्व संकट में है, भारत की जनता संकट में। हमारे नेता ने तो कहा था कि ऐसी कहर आएगी कि केंद्र और राज्य सरकारें सचेत हो जाए। भाई आपने ही गलतियां करी, आपने देश को रोक दिया 3 महीने। क्या किया आपने 3 महीने देश को? गलत था क्या? आप कांग्रेस के अगर अधिकृत प्रवक्ता हैं आप, लेकिन कुंवर जी चेन कैसे टूटती है? अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो कोरोना की चेन कैसे टूटती? जो कुछ दिन एक मिनट जो कुछ महीनों का सुकून मिला, एक मिनट कुंवर जी, जो कुछ महीनों का सुकून मिला लोगों को वो कैसे मिलता, कैसे चेन टूटती है? तो अब दूसरी लहर शुरू हुई है, उस समय लॉकडाउन से तो टूटी थी। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि आपके पास टाइम था, आपने उसके लिए क्या समुचित उपाय किया? विश्व बैंक से आप 76 खरब रुपए लोन लिया कोरोना महामारी के लिए,
पीएम केयर फंड में इतने पैसे इकट्ठे हुए, क्या किया आपने, कहाँ ऑक्सीजन खरीदा? जवाब देता हूँ मैडम, मैं इनको बोलिए, मैं जवाब देता हूँ। कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो इन्होंने घोषणा सुनिए पटेल साहब, अब मैं बताता हूँ, 100 करोड़ से ज्यादा किसी में पैसा नहीं दिया। जिज्ञासा उचित है, मैं आपको समझाता हूँ। फिर भाई साहब शौचालय नहीं आपको वाला है, आप जरा रुकिए पटेल साहब, जरा रुकिए। इतने मजदूर पलायन किए थे, उनका हिसाब नहीं है, मरे उनका हिसाब नहीं है। आपके प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था महामारी के बाद इस देश में विकसित करने वाली वैक्सीन जो हुई, दोनों की दोनों स्वीकृत करी गई, उनकी प्रोडक्शन जो है लगभग 66 मिलियन वाइल्स हर माह, जो कि लगभग 34 करोड़ लोगों को दी जा सकती है। पटेल साहब, ये देश ने जनवरी में शुरू हुआ कि ये वैक्सीनेशन हो सकती है फ्रंटलाइन लोगों को, उसके बाद फेज मैनर में फ्रंटलाइन डॉक्टर्स फ्रंटलाइन में, उसके बाद विभिन्न लोग अलग-अलग। कुंवर पटेल जी, आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब ले लीजिए। कुंवर पटेल जी, कई सवाल आपने पूछ लिए, जवाब ले लीजिए ना, उनको बोलने का मौका दीजिए एक बार। उनको बोलने का मौका देंगे तभी आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, बोलने दीजिए। अब जब एक पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत इसमें चालू करा गया कि कौन कौन सी श्रेणी का कब टीकाकरण होगा, वो सारा हो रहा है, लेकिन आपके नेताओं के पास इतना समय नहीं था कि अपने आप को जाके टीकाकरण करवा लें। अरे पटेल साहब, सुनते जाइए, वेंटिलेटर बने, वेंटिलेटर जब दिए गए पीएम केयर से, तो आज पंजाब और छत्तीसगढ़ में है, पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर यूज नहीं करे। क्यों नहीं करे? वेंटिलेटर क्यों पड़े हुए हैं अभी भी? अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वैक्सीन, वो तो कर रही, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले मना करते हैं, जो है वो मना करते हैं कि हम दूसरी भारत बायोटेक की नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे साहब? क्या तुम रईस के बच्चे हो कि तुम्हारे को यही नहीं पता लगेगा कि स्वीकृत वैक्सीन जो है वही लगनी है? उसमें क्या दिक्कत है? जान बचानी जरूरत है, तुम्हारी पॉलिटिक्स जरूरत है। लगाने के बाद भी तो कोरोना हो रहा है। अरे तो बचेगा, मूर्ख मत बनो। राहुल गांधी बनना जरूरी नहीं है। कुंवर पटेल जी, आप कह रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, अब इसमें किसकी गलती है? इसमें भी सरकार की गलती है क्या? ये जो कह रहे हैं नहीं लगाया जा रहा, अरे इसको क्यों नहीं होता? इतना तो पढ़ लिख के आइए, या अनपढ़ ही बैठेंगे सारे के सारे कांग्रेस में। प्रदेश के हमीदिया अस्पताल में 800 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए। अरे क्या बात, आप कहाँ से लोग ले आते हैं जिनको कोई तथ्य भी नहीं पता होते? अरे आप तथ्य दीजिए ना, इंजेक्शन चोरी हो जाता है, ये जवाबदारी नहीं है। अरे तो इंजेक्शन चोरी होता तो चोरी करने वालों के ऊपर अब जैसे यूपी में हुआ, वैसे मेरे को लगता है मध्य प्रदेश में भी जल्दी हो जाएगा कि उनके ऊपर एनएसए और गुंडा एक्ट लगेगा, जो ब्लैक मार्केटिंग और चोरी करते हैं। ठीक है कुंवर यादव जी, सवाल सुनिए। महाराष्ट्र पर भी आरोप लग रहा है कि कालाबाजारी वहां पर वैक्सीन की हो रही है, वेस्टेज वहां पर वैक्सीन की हो रही है। आप गठबंधन सरकार में, जवाब दीजिए जरा एक बार। गठबंधन वहां भी समुचित उपाय नहीं किए जाते तो पिछली बार धरावी जैसे मोहल्ले में इतना तेजी से बढ़ रहा, अगर उद्धव ठाकरे सरकार उस पर नहीं करती तो नहीं होता। तो फिर कालाबाजारी कैसे हो रही है? तो वहाँ राजनीति करना है। मैं तो कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के हिस्से का पैसा आपने दिया क्या? महाराष्ट्र को जो सुविधा देनी थी वो आपने दी क्या? वहाँ भी तो आपका सरकार गिराने में ध्यान है। मध्य प्रदेश दिया है, विधायक खरीदने का काम किया, वहाँ जिस अंबानी को गाली दे रहे थे वही अंबानी आज भेज रहा है ऑक्सीजन। काहे ले रहे हो? अब क्यों ले रहे हो भाई? और एक चीज बताओ, महाराष्ट्र में इतने सारे प्लांट हैं, क्या उद्धव ठाकरे योगी जी की तरह 5 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार नहीं करवा सकते थे? करा सकते थे, लेकिन अकल कहाँ है कराने की? नहीं कराया जा रहा। अरे क्या कराया है? पैसा है, वसूली ये कराया है। काहे की वसूली? ठीक है, एक एक करके बोलिए, ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि समय की भी कमी है। एक एक करके बोलिए। कुंवर यादव जी, महाराष्ट्र को लेकर एक सवाल आपसे पूछूंगी। महाराष्ट्र के अस्पतालों में ना तो बेड है ना ऑक्सीजन है, वहां पर फर्श पर मरीज लेटे हुए हैं। किसकी गलती है? केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे इसका भी आप?
पैसे नहीं दोगे आप उसके हिस्से का तो व्यवस्था कैसे हो पाएगी? यही हालात तो अगर अहमदाबाद में है, गुजरात में है, उसका भी जरा ये जवाब दे दे भाई साहब। गुजरात में भी यही हालात है। उत्तर प्रदेश जनरल वीके सिंह ने कहा, रमन मलिक जी पैसे चाहिए महाराष्ट्र की सरकार को केंद्र से। जनरल वीके सिंह ने जवाब दीजिए रमन जी, जवाब दीजिए। कि हमारे भाई को बेड की आवश्यकता है। ये जो श्रीमान जी के अलावा क्या चाहिए? पूछिए, पैसा मिलेगा उसमें से चोरी करेंगे, वसूली करेंगे, यही इनका काम है। ये डीएनए बन गया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के समय में कि क्या फंड की कमी है महाराष्ट्र के पास? साफ करिए, देखना फंड डाइवर्ट हो सकते हैं जान बचाने के लिए। हरियाणा कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है, ठीक है रमन मलिक जी, हिमाचल कर रहा है। आखिरी रिएक्शन, समय की कमी है मेरे पास, आखिरी रिएक्शन। बहुत बहुत दुखद तस्वीर देश भर की सामने आ रही है, हर राज्य से लगभग दुखद तस्वीर सामने आ रही है। जब अस्पतालों के हाल देखे जाते हैं, जब शमशान घाट के हाल देखे जाते हैं, कब हम अच्छी तस्वीर देख पाएंगे? क्योंकि सरकार के अलावा किसी से उम्मीदें नहीं है। आपका लास्ट रिएक्शन और छोटा सा। मेरा सिंपल सा कहना है हाँ। कि इस समय एक तो आपको अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। घर से बाहर निकलने सोचना भी पाप है। एक दूसरा चीज, मर्यादाओं में रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए और 2 गज की दूरी जरूर रखें। तीसरी चीज, 1 मई से टीकाकरण चालू हो रहा है। उस टीकाकरण में 18 साल से ऊपर वयस्क जितने हैं सबको लग सकता है, जाके टीका लगाइए। कुछ ना कुछ। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना से बुरा हाल देश भर में है, कई राज्यों में है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हालात बहुत ज्यादा खराब है। हम भी आपसे बार बार यही कहेंगे, जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल मत रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो मास्क लगा कर निकलिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।